मिनट ऑनलाइन चल रहा था तो काफी मसला। ओके सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा टॉपिक का नाम है बेटा चार्ज एंड इलेक्ट्रिसिटी, करंट। ठीक है कि नहीं है? तो आपने ये जो क्या कहते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी आज हमारी शुरू हो रही है और ये उसका पहला लेक्चर है बेटा, लेक्चर नंबर 1। करंट इलेक्ट्रिसिटी को लेक्चर नंबर 1। और आज हमारी गुफ्तगू जो होगी वो होगी करंट इज इक्वल टू चार्ज ओवर टाइम पर। करंट के आज हमारा जो टॉपिक है वो है करंट इज इक्वल टू चार्ज ओवर टाइम, और इसके हवाले से हम बात करेंगे। अब देखिए, इतने इलेक्ट्रॉन्स, इतने बेटा इलेक्ट्रॉन्स, ये देख रहे हैं आप, इतने इलेक्ट्रॉन्स अगर इकट्ठे हो जाएं तो ये मिलकर -1 कूलम बनाते हैं। इसका मतलब है कि इतने इलेक्ट्रॉन्स -1 कूलम बनाते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन कितने बनाता होगा? चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। ये देखिए, जो इंक ब्लू में हो रहा है, चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, फिर जो है वो उस -1 कूलम को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से डिवाइड कर दें तो आपके पास चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन आ जाता है। ठीक है, जिसको सिंबल ई से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो इसमें एक नेगेटिव साइन को आप इग्नोर करेंगे और एक को इग्नोर नहीं करेंगे। ठीक है, आप यू विल नेवर इग्नोर दिस नेगेटिव साइन, shall not be ignored। और वो होगा, जो सिंबल ई है वो इलेक्ट्रॉन को भी रिप्रेजेंट करता है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी रिप्रेजेंट करता है, चार्ज ऑफ प्रोटॉन को भी रिप्रेजेंट करता है, और सिंबल ई मैथमेटिक्स में एक इरेशनल नंबर को भी रिप्रेजेंट करता है। 2.718। तो आपने कंफ्यूज नहीं करना है, ठीक है कि नहीं? और ये एनर्जी के यूनिट में भी अपीयर होता है। ये किस में भी अपीयर होता है? एनर्जी के यूनिट में भी अपीयर होता है, एज क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के यूनिट में भी अपीयर। अच्छा, अब आ जाते हैं जनाब, आगे देखें करंट क्या है। बेटा, मूविंग चार्ज इज करंट। मूविंग चार्ज इज करंट। सर ये सिर्फ एक ही इरेशनल नंबर 2.718 को रिप्रेजेंट करता है। जी जी बिल्कुल, उसके अलावा किसी और नंबर को नहीं। एक इरेशनल नंबर, एक स्पेसिफिक इरेशनल। ठीक है, मूविंग चार्ज इज करंट। मूविंग इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट्स करंट। बेटा, मूविंग प्रोटॉन रिप्रेजेंट्स करंट। ठीक है कि नहीं? ठीक है, उसके अलावा बेटा मूविंग पॉजिटिव आयन इज करंट। मूविंग नेगेटिव आयन represents current। मूविंग नेगेटिव आयन रिप्रेजेंट्स करंट, मूविंग पॉजिटिव आयन रिप्रेजेंट्स करंट। और तो और, अगर आपकी गाड़ी पॉजिटिवली चार्ज है, फर्ज करें आप सख्त गर्मियों के मौसम में हाईवे पे जा रहे हैं बड़ी सख्त स्पीड से, बड़ी तेज स्पीड से, और आप चलते चले जा रहे हैं, सफर करते चले जा रहे हैं, तो जो तेज हवा आकर आगे से आपकी गाड़ी को लग रही होती है, वो आपकी गाड़ी के मेटल के इलेक्ट्रॉन्स ले जाती है। आपकी गाड़ी पॉजिटिवली चार्ज हुई होती है। उस वक्त आपकी गाड़ी भी एक करंट है, क्योंकि वो जाहिर है चार्ज इन मोशन है। तो पॉजिटिवली चार्ज व्हीकल, मूविंग चार्ज व्हीकल इज आल्सो अ करंट। सर, हम्म। जो अगर पॉजिटिव मूविंग पॉजिटिव चार्ज करंट होता है तो फिर वो यानी तो हम क्या इलेक्ट्रिक करंट जो है उसके अंदर तो लेकिन ये कंसिडर नहीं होता ना मूविंग पॉजिटिव चार्ज। अच्छा, अब मेरी बात सुने। ये पॉइंट था थर्ड। फोर्थ पॉइंट है स्टैंडर्ड डायरेक्शन ऑफ करंट।
ठीक है ना, या कन्वेंशनल करंट। बेटा जो फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज है ना, उसको स्टैंडर्ड, उसकी डायरेक्शन को स्टैंडर्ड डायरेक्शन ऑफ करंट लिया जाता है। बेटा डायरेक्शन ऑफ करंट इज डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। इसी को कन्वेंशनल करंट कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? कन्वेंशनल करंट। सर लेकिन हमने ओरल में पढ़ा था कन्वेंशनल करंट जो है ये तो रियलिटी होती नहीं, क्योंकि इस तरह का कुछ चीज पड़ी थी कि ये हमें इसके ऊपर बहुत सारे लॉज बेस बना चुके हैं, इस वजह से हम इसको कंसिडर बहुत करते हैं, वरना ये एक रियलिटी नहीं होती। रियलिटी में इलेक्ट्रॉनिक करंट होता है। जी बेटा, इलेक्ट्रिक सर्किट्स में 99.99% ओकेजन्स पे इलेक्ट्रिक करंट ही फ्लो कर रहा होता है, ठीक है कि नहीं, इलेक्ट्रॉन ही फ्लो कर रहे होते हैं। मगर नेवरदलेस हम स्टैंडर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज को लेते हैं। यानी एक प्रोटॉन जा रहा है ना यूं, अगर ये पॉजिटिव चार्ज जा रहा है यूं, तो जो स्टैंडर्ड डायरेक्शन ऑफ करंट है ना, वो आप ये वाली लेंगे। ये आप हमेशा पॉजिटिव चार्ज, और एक इलेक्ट्रॉन अगर इधर आ रहा है तो तब भी ये इलेक्ट्रॉनिक डायरेक्शन तो लेफ्ट पर है, लेकिन आपके नजदीक डायरेक्शन ऑफ करंट ये होगी। इसका मतलब आपके नजदीक डायरेक्शन ऑफ करंट है ही फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के अपोजिट, स्टैंडर्ड डायरेक्शन ऑफ करंट। और एक बात याद रखें, एक इलेक्ट्रॉन का इस तरफ आना, एक इलेक्ट्रॉन का राइट से लेफ्ट आना इज इक्विवेलेंट के एक प्रोटॉन जो है वो क्या कहते हैं, लेफ्ट से राइट चला जाए। यानी एक इलेक्ट्रॉन की राइट से लेफ्ट मूवमेंट जो है, दैट इज इक्विवेलेंट टू कि एक प्रोटॉन लेफ्ट से राइट चला जाए। तो ये दोनों बराबर है। in terms of जी जी energy, in terms जी, of इन energy. टर्म्स ऑफ एनर्जी, इन टर्म्स ऑफ इफेक्ट्स, इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड, सारे इफेक्ट्स में एक ही चीज ये इफेक्ट ये है, ठीक है। हर तरह से ये इक्विवेलेंट, यानी एक इलेक्ट्रॉन का राइट से लेफ्ट मूव करना इज इक्विवेलेंट कि एक प्रोटॉन जो है वो लेफ्ट से राइट मूव करे। इसलिए स्टैंडर्ड डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज नहीं की जाती। स्टैंडर्ड डायरेक्शन ऑफ करंट जो है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव ही रहेगी, इवन दो दैट 99% सर्किट्स में इलेक्ट्रॉन ही मूव कर रहे होते। हेलो, ठीक है, ये बात समझ में आई है कि नहीं? जी सर, ठीक है। तो तो स्टैंडर्ड यानी हम डायरेक्शन ऑफ, मेनली स्टैंड यूजुअली जब भी हमसे यानी करंट यानी कि बोलेगा तो हम सपोज करेंगे कन्वेंशनल करंट को, इलेक्ट्रॉनिक जी करंट को बिल्कुल, सपोज नहीं करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, राइट ऑन द टारगेट, ठीक है कि नहीं है। और फोर्थ पॉइंट देखें क्या है। फोर्थ, ये तो हो गया फोर्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट, अच्छा, अब ये जो इक्वेशन है आपने ओ लेवल में भी पढ़ी थी कि करंट क्या होता है, चार्ज ओवर टाइम। ये वाली जो इक्वेशन है ये करंट को डिफाइन नहीं करती। पेपर में वो आपसे कभी भी नहीं पूछेंगे कि डिफाइन करंट, ठीक है, नहीं पूछेंगे। ये इक्वेशन चार्ज को यूज करने के, डिफाइन करने के लिए आई। अगर वो आपसे पूछे डिफाइन चार्ज, अगर वो आपसे पूछे डिफाइन चार्ज, तो तब आप लिखेंगे कि चार्ज इज इक्वल टू करंट इनटू टाइम। बस इतना लिख देंगे आप, कोई लंबी चौड़ी स्टेटमेंट देने की जरूरत नहीं। वर्ड इक्वेशन में ये लिख देने से आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो इसका मतलब ये इक्वेशन बुनियादी तौर पे चार्ज को डिफाइन करती है, करंट को नहीं डिफाइन करती, ठीक है कि नहीं। ये इक्वेशन बुनियादी तौर पर किसे डिफाइन करती है, चार्ज को। और यही इक्वेशन 1 कूलम को भी डिफाइन करती है। 1 कूलम is equal to
1 ampere into 1 second. The charge of 1 coulomb is said to pass when a current of 1 ampere in the wire exists for 1 second. यूं आप, यानी इसका मतलब ये इक्वेशन करंट को डिफाइन करने के लिए नहीं इस्तेमाल हुई, हालांकि करंट इसके थ्रू आ रहा है, ठीक है। अब आए जरा इसी चीज को दोबारा देखते हैं। इसी को आपको पता है करंट को आप किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सिंबल आई से, और चार्ज को क्यू से, और टाइम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? टी से। इसी चीज को आप बाज बुक्स में यूं डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी भी देखेंगे, और इसी चीज को आप डी क्यू ओवर डी टी से भी रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आप सर ये डिफरेंशिएशन वन की, कॉलम का फिर से डेफिनेशन बता दें। ये लिखी हुई है, ये लिख देंगे तो अगर कोई कहे डिफाइन 1 कूलम है, आपने लिख दिया तो आपको नंबर मिल जाएंगे। अगर आप कहते नहीं मैंने सेंटेंस ही लिखना है, द चार्ज ऑफ 1 कूलम इज सेड टू पास व्हेन अ करंट ऑफ 1 एम्पियर एग्जिस्ट्स इन द वायर फॉर 1 सेकंड। ओके सर। ठीक है कि नहीं? अब आपको पता है 1 मिली एम्पियर 10 रेज टू पावर -3 एम्पियर एंड 1 माइक्रो एम्पियर इज इक्वल टू 10 रेज टू पावर -6 एम्पियर। ये छोटा एम फॉर मिली होता है, ये याद रखें, मिली के लिए छोटा एम होता है, और ये इस निशान माइक्रो के लिए मिलियंथ के 1 मिलियंथ। ठीक है, और उसके बाद आप कह सकते हैं 1 नैनो एम्पियर 10 रेज टू पावर -9 एम्पियर, और 1 पीको एम्पियर 10 रेज पर -12 एम्पियर। आपको मैंने किलो या मेगा एम्पियर नहीं बताया, क्योंकि जनरली करंट्स जो इन्वॉल्व होते हैं वो थोड़े छोटे छोटे करंट्स ही होते हैं, बड़े करंट्स नहीं हम लोग नॉर्मली पढ़ते हैं। ठीक है ना? तो ये जनाब आपके पास मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर, नैनो एम्पियर, इस तरह से आ गया। 8वां पॉइंट ये खत्म हो गया। अब आ जाता है जी 9th पॉइंट। 9th पॉइंट कहता है, 9th पॉइंट का नाम है किरचॉफ्स। सर आप 1 मिनट के लिए सर वो मिली एम्पेयर वो माइक्रो एम्पेयर वाली बात दोबारा बता सकते हैं? जी ये देखिए, मिली छोटा एम होता है और माइक्रो बेटा 10 पर -6। अच्छा, इसके ऊपर एक सेकंड आपने 1 कूलम की डेफिनेशन लिखी है 1 एम्पेयर इनटू 1 सेकंड। जी 1 कूलम की डेफिनेशन 1 एम्पेयर इनटू 1 सेकंड है क्या? जी बेटा बिल्कुल। अगर वो आपसे पूछे डिफाइन 1 कूलम, तो आप कहेंगे द करंट 1 कूलम, द चार्ज ऑफ 1 कूलम इज सेड टू पास if a current of 1 ampere exists in the wire for 1 second. ठीक है? यस सर। Kirchhoff's current law. KCL, law of conservation of charge. किरचॉफ्स करंट लॉ क्या कहता है बेटा? किरचॉफ्स करंट लॉ आप ओ लेवल से जानते हैं, सिर्फ आपको इसका नाम नहीं पता। वो ये है, मतलब आप ये लॉ आपको पता है, सम ऑफ ऑल करंट्स flowing towards a junction या पॉइंट या नोड। यहां पर जो नोड है ना बेटा, वो स्टेशनरी वेव्स वाला नोड नहीं है, ठीक है। सम ऑफ ऑल करंट्स फ्लोइंग टुवर्ड्स अ जंक्शन पॉइंट और नोड इज इक्वल टू sum of all currents flowing away from the node. From node, junction or point.
ठीक है ना। अच्छा बेटा ये देखें, पहली बात तो ये है कि वो ये अक्सर पूछते हैं कि ये बात पेपर में एक दफा नहीं, दो दफा नहीं, काफी दफा पूछी गई है कि ये लॉ किस कंजर्वेशन लॉ पर बेस्ड है, ये किरचॉफ्स करंट लॉ किस लॉ ऑफ कंजर्वेशन पर बेस्ड है। तो आपने सिर्फ इतना लिखना है कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर बेस्ड है। ये क्या कह रहा है, ये फर्ज करें कि ये कोई तार है, ये कोई और 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 तार है। बहुत सारी तारें एक जगह आकर मिल रही हैं। ये जो जिस जगह ये तारें मिल रही हैं, इस पॉइंट को कहते हैं जंक्शन। इस पॉइंट को क्या कहते हैं, जंक्शन। इसी को नोड भी कहते हैं। इलेक्ट्रिसिटी में नोड वो पॉइंट होता है जहां बहुत सारी वायर्स आकर मिल रही, या इसको आप कोई पॉइंट कह लें, आप ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है ये। अब फर्ज करें यहां से करंट आया I1, यहां से करंट आया I2, यहां से करंट आया I3, यहां से करंट चला गया I4, यहां से करंट चला गया I5, यहां से करंट चला गया I6, यहां से करंट चला गया I7। ठीक है, तो कितना करंट आया, करंट आया जी I1 आ गया, I2 आ गया, I3 आया। ये वो है जो आर है जंक्शन, और ये है जो जार है। मुझे बताएं, आपको ये लॉ वैसे तो पता है ना, आप यू नो इट फ्रॉम इवन फ्रॉम योर ओ लेवल नॉलेज, यू नो इट। मुझे बताएं, इसमें कोई मसला तो नहीं है। हेलो हेलो, ठीक है कि नहीं। तो ये आप ओ लेवल से भी जानते हैं, और अगर आप ओ लेवल के किसी बच्चे को बिठा कर ये क्वेश्चन दें ए लेवल का, तो फौरन हल कर लेगा। उसको बताएं कि इतने इतने एम्पियर करंट इधर आ रहा है, इतने इतने एम्पियर करंट जा रहा है, बीच में से कोई एक अननोन वैल्यू रखते वो फौरन निकाल लेगा, आपको ये भी बता देगा कि ये जा रहा है या आ रहा है। ठीक है कि नहीं, ये भी बता देगा। इसको सर 1 मिनट ऊपर करेंगे। जी बेटा, मैं ये अब 1 मिनट है। ये निशान क्या लगाया मैंने, सम सम ऑफ। इसका मतलब होता है सम ऑफ। ये समेशन नोटेशन कहलाती है। जी जी, ये देखिए, यहां पीछे से देखना तो ये लिखा, sum of all currents flowing towards a junction is equal to the sum of all currents flowing away from the junction। देखिए मैं गलती कर देता हूँ, अवे का लफ्ज ही मैंने नहीं लिखा। वैसे फ्लोइंग फ्रॉम जंक्शन का मतलब यही होता है कि उससे दूर जा रहा है। ठीक है जी बेटा, ठीक है जी सर। अच्छा, बास टीचर इसे इस तरह पढ़ाते हैं, ये देखें, वो यूं पढ़ाते हैं। ये क्या चीज की हो जी, सारा एक ही तरफ ले आते हैं। और फिर वो स्टेशन, वो पूछो क्या। हाँ जी जी, मैं बताएं क्या कहना चाह रहे हैं। हेलो, कुछ नहीं सर, कुछ नहीं, बस मैं देखा था, मतलब ये उधर आ। और वो डेफिनेशन ये लिखवाते हैं, किरचॉफ्स की डेफिनेशन ये लिखवाते हैं। ये बस ये डेफिनेशन लिखवा, और नोट करें कि यहां लफ्ज एक है अवे। ये चीज पर, इस पे जरा गौर करें। ये जो मैंने अवे को ब्लू कर दिया, देखें, सम ऑफ ऑल करंट्स फ्लोइंग फ्रॉम जंक्शन अवे फ्रॉम जंक्शन इज 0। इसमें जो टुवर्ड्स जंक्शन आ रहे थे वो नेगेटिव ले लिए, इसमें देखें जो टुवर्ड्स जंक्शन आ रहे थे वो नेगेटिव ले लिए, और ओवरऑल यही एज्यूम कर लिया कि सारे अवे ही जा रहे हैं। ये मैं इसको इतना पसंद नहीं करता था,
लेकिन मैंने देखा कैम्ब्रिज के एक आध पेपर में भी मैंने इस तरह की शॉर्ट देखी कि किसी ने की लिखी हुई थी, कैम्ब्रिज वालों ने खुद। फिर मैंने कहा चलो ठीक है, मैं भी इसको मेंशन कर देता हूँ। ठीक है जी। अच्छा, ये याद रखें, इसका एक एप्लीकेशन, ये पॉइंट नंबर क्या है, 9। पॉइंट नंबर पॉइंट नंबर जी, स्क्रीन मुझे लगता है लॉक हुई हुई है जी। आगे शुक्र है। बेटा एक बात याद रखें कि ये जो बैटरी होती है, ये उसका एक पॉजिटिव टर्मिनल है, ये उसका एक नेगेटिव टर्मिनल है। ठीक है कि नहीं? तो बेटा बैटरी बड़ी ना कंजूस होती है, याद रखें। बैटरी बड़ी ना वो होती है, बड़ी कैलकुलेटिव होती है। जितने इलेक्ट्रॉन्स वो अपने नेगेटिव टर्मिनल से निकालती है ना, उतने गिन के पॉजिटिव टर्मिनल पे वसूल करती है। जितने इलेक्ट्रॉन अपने नेगेटिव टर्मिनल से निकालती है ना, उतने गिन के अपने पॉजिटिव टर्मिनल पे वसूल करती है। इसका मतलब है करंट लीविंग वन टर्मिनल ऑफ द बैटरी is equal to the current arriving on the other terminal of the battery or cell. जी, current leaving one terminal of cell is equal to the current arriving the other terminal of the cell. So ये पिछला इसका मतलब क्या है? तरीके से है ना, लाइक बस जंक्शन और सेल एक तरीके से। जी बिल्कुल बेटा, ये चीज आगे जाकर आप, अगर आपने यहाँ I1 करंट सपोज किया हुआ, तो आपको यहां भी I1 सपोज करना पड़ेगा। ये याद रखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये इसी चैप्टर में आगे जाकर आपके गले पड़ जाएगा अगर आपको नहीं आता होगा। जी, ये स्क्रॉल अप करें जरा डेफिनेशन। सर मुझे एक चीज current leaving one terminal of the cell is equal to the current arriving other terminal of the cell. सर मुझे छोटा सा is equal to the current. जी जी सर, ये आपने लिखा है कि करंट लीविंग वन टर्मिनल इज इक्वल टू द करंट दैट अराइज एट द अदर टर्मिनल। मेरा एक छोटा सा सवाल ये है कि लाइक अगर फर्ज करें कि वायर के अंदर हमने एक रेजिस्टर डाल दिया है, तो फिर क्या जो है वो करंट फिर भी क्या सेम होगा या फिर डिफरेंट होगा? ये बड़ी प्यारी बात की आपने। ये देखिए, ये एक रेजिस्टर है, ठीक है कि नहीं? ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है कि नहीं? बेटा अगर इस तरह से 6 एम्पियर जा रहे हैं, तो यहां पर भी 6 एम्पियर होंगे, 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 यहां पर भी 6 एम्पियर होंगे। तो कम क्या होगा? कम पूछें क्या होगा? फर्ज करेंगे 3.7 वोल्ट्स, तो यहां पर जो ये 6 एम्पियर थे, इसमें आपको ना 6 कूलम्स हैं, 6 कूलम्स हैं, ये है ना जी, 6 कूलम्स हैं इसमें। तो हर कूलम के पास 3.7 जूल्स है। हर कूलम के पास क्या है? 3.7 जूल्स है। इसका मतलब है कि जब वो यहां पॉजिटिव टर्मिनल से निकला, तो उसके पास इट वाज फिल्ड विद फुली लेडन विद द एनर्जी अकॉर्डिंग टू आवर कन्वेंशन। और जब वो रेजिस्टर में से गुजरा, तो कम क्या हुआ? उसकी एनर्जी। ये ऐसी है कि सुबह 6 दोस्त निकले घर से और सबके पास 3.7 जूल्स किलो जूल्स की एनर्जी थी। वो एक जंगल में से गुजरे और थक गए। वो 6 के 6 दोस्त ही घर वापस आए। वापस वो 6 के 6 ही आए, मगर थके हुए थे। तो कूलम्स जो है जब रेजिस्टेंस में से निकलकर वापस नेगेटिव, यानी ब्लू पाथ में उसके पास एनर्जी थी और रेड पाथ में उसके पास एनर्जी नहीं थी, अकॉर्डिंग टू आवर कन्वेंशनल कन्वेंशन। इसका मतलब है कि
रेजिस्टर में से जो है वो वोल्टेज कंज्यूम होती है। अगर आप कहें कि सर हमने तो सुना था ओ लेवल में कि रेजिस्टेंस ज्यादा हो तो करंट कम होता है, तो उसका मतलब ये है कि अगर आप यहाँ दो रेजिस्टेंसेस लगा लेते, अगर आप यहाँ दो रेजिस्टेंसेस लगा लेते तो फिर पूछें क्या होता। फिर वो जो है वो उस दोबारा उसका पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन ओवर चार्ज, तो पोटेंशियल डिफरेंस हाँ, तो तो सेम बेटा रहेगा, करंट कुछ जी, वर्क डन कम हो जाता है। अब मेरी बात सुने बेटा, बात यह है कि रेजिस्टेंस से ज्यादा लगा देने से करंट इस तरह कम होता है कि फिर निकलता ही कम है, लेकिन जितना निकलता है उतना पहुंचता है। ठीक है, ये याद रखें। और अगर आप एक और रेजिस्टेंस लगा देते, इससे ये पिछली बात समझ जाए, रेजिस्टेंस लगाने से करंट कम हो जाता है, यानी ये 3 अगर यानी हम ज्यादा रेजिस्टेंस लगाएंगे तो उसकी वजह से वो जो है वो इस तरह से वोल्टेज कम नहीं होगी, तो करंट कम नहीं नहीं होगा। नहीं 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 नहीं, ये करंट इस तरह कम होगा कि ये बेटा इस तरह का तस्वर जहन में नहीं बिठाएं, ये तस्वर जहन में ना बिठाएं कि यहां से 6 एम्पियर गया और यहां से कोई 4 एम्पियर निकला। ये अगेंस्ट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ये इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट नहीं, ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत। हमने एक सेकंड समझना क्या है कि 2 एम्पियर से गया और 2 एम्पियर से ही वापस आया। जी बिल्कुल, आप ये याद रखें कि रेजिस्टेंस के ज्यादा होने से करंट डिक्रीज जरूर करता है, मगर फिर वो ओवरऑल सर्किट में डिक्रीज कर जाता है। यानी जब आपने एक रेजिस्टेंस लगाई हुई थी तो 6 एम्पियर था, मगर वो 6 एम्पियर थ्रू आउट था, बैटरी के एक टर्मिनल से लेकर दूसरी टर्मिनल तक वो 6 एम्पियर ही था। फिर जब आपने रेजिस्टेंस बढ़ाई तो ओवरऑल करंट कम हो गया और वो करंट पूरे सर्किट में कम हो गया। और फिर जब आपने एक और रेजिस्टेंस लगा दी तो करंट और कम हो गया, लेकिन पूरे सर्किट में कम। करंट अच्छा, यानी करंट कम हुआ है तो यानी पूरे सर्किट में पहले अगर 3 एम्पियर आ रहा था तो 2-3 अगर रेजिस्टेंस लगाएंगे तो हम 3 एम्पियर से वो पूरा ओवरऑल करंट जो है जो फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल ट्रैवल करे तो वो 2 एम्पियर हो जाएगा। जो आपने यानी कि फर्स्ट डायग्राम सेकंड समझा मैं। अब करंट कम ऐसे होता है। इस तरह का कॉन्सेप्ट अपने माइंड में मत बिठाएं कि करंट एंटर जो है वो 3 एम्पियर हो रहा है, उधर से निकल 2 एम्पियर रहा है, ये गलत सोच। पूछें भला क्यों? क्योंकि सर इसकी वजह ये है, देखिए फर्ज करें। हाँ, और एक और बात भी, अगर यहां से ज्यादा करंट एंटर हो रहा है इस साइड से, स्क्रीन रुक गई है, मैं वेट कर रहा हूं कि इसका वो लिखा, मैं लिख रहा हूं लेकिन आपके सामने लिखी नहीं जा रही, एकदम लिखना शुरू हो तो मैं आगे चलूं। इसका ये होता है कि अल्लाह जी चल पड़े, ये क्या हो गया इसे जी। अच्छा अभी शुरू। हाँ देखें, अगर बेटा इसमें ज्यादा करंट आए ना एक तरफ से और दूसरी तरफ से करंट कम निकल रहा हो तो ये रेजिस्टर पॉजिटिवली चार्ज होना शुरू हो जाएगी। जाहिर है अगर उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ ज्यादा रहा है और उससे जा कम रहा है तो उस पर खड़ा हो रहा है चार्ज। मेरी बात समझ में आई आपको कि नहीं? हेलो जी सर, आ गई समझ। जी सर। और अगर आप इसको इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट लें, अगर आप इसको इलेक्ट्रॉनिक के कॉन्सेप्ट से लें कि यहां से 1 करोड़ इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं और यहां से सिर्फ 0.5 करोड़ इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, तो इसका मतलब है आधे करोड़ इलेक्ट्रॉन उसमें रुक गए हैं, तो नेगेटिव चार्ज होना शुरू हो जाएगा और वो उसके ऊपर चार्ज बिल्डअप होगा। तो ये मुमकिन नहीं है बेटा। मेरी बात समझ में आई अब आपको कि करंट यानी अगर ऐसा हो तो ये वाले कॉन्सेप्ट अपने माइंड में मत बिठाएं, इस तरह के ये गलत सोचें कि रेजिस्टेंस में जितना करंट एंटर होता है उतना उससे निकलता जरूर है। अगर नहीं निकला तो वो रेजिस्टर या तो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी या रेजिस्टर नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। तो देखें ना यार, एक रोड पर आप देखते हैं जब वो ट्रैफिक जैम होता है, एक तरफ से गाड़ियां आ रही हैं, आगे से गाड़ियां नहीं निकल रही, तो यार एक जगह गाड़ियां खड़ी नहीं होना शुरू हो जाती यार, वो जगह चौक नहीं रहती, बहुत ज्यादा मतलब रश नहीं बन जाता। हेलो या और स्कूल की मिसाल ले लें यार, सुबह स्कूल में बच्चे एंटर हो रहे होते हैं, सुबह स्कूल में बच्चे क्या होते हैं, एंटर हो रहे होते हैं। तो सुबह स्कूल में गेट खुले होते हैं, बच्चे आ ही जा रहे होते हैं, बाहर कोई नहीं जा रहा होता, नतीजा तो स्कूल बच्चों से भर जाता है। और छुट्टी टाइम क्या होता है, सारे बच्चे गेट छोड़ के निकल रहे होते हैं, अंदर कोई नहीं आ रहा होता, तो स्कूल खाली हो जाता है। इसी तरीके से अगर एक रेजिस्टर को, ये देखें, अगर एक रेजिस्टर में इधर से करंट एंटर हो रहा है, उधर से निकल रहा है और निकलने वाला कम है,
तो इसका मतलब है चार्ज रुक रहा है उस जगह पर, और अगर चार्ज रुक रहा है तो वो जगह पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी, और बहुत ज्यादा उस पर चार्ज क्यों मिले, वो इम्पॉसिबल हो जाएगा, उसका उस पे चार्ज खड़ा होना शुरू हो जाएगा। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई है कि नहीं? समझ में आ गई सर। अच्छा सर देखिए एक चीज फर्ज करें, मिसाल में मिसाल एक और बात सुने। हमने जी क्या सर क्या कह रहे हैं? मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को भी क्या हमने यानी हर केस में कन्वेंशनल करंट के तौर पे ही समझना होगा ना? जी बिल्कुल, आपने कन्वेंशन का ही जहन बनाना है। ओके सर। ठीक है, वो पता क्या बात होती है, टीचर बेचारा मजबूर होता है, वो बैक वक्त बहुत सारी चीजें छेड़ नहीं सकता, और इसीलिए फिर वो अगर मतलब मैं एकदम उसमें इलेक्ट्रॉनिक फ्लो को भी ले आऊं, दाएं बाएं और चीजों को भी ले आऊं, मेरे लिए बेटा वो मुश्किल हो जाएगा उसको समझाना, सिखाना, ले जाना। ठीक है, ओके सर। और करंट इलेक्ट्रिसिटी आप लोगों ने रेगुलरली अच्छी तरीके से पढ़नी है मेरे से, ठीक है कि नहीं? इसमें मैं कोशिश करूंगा कि इसको अच्छा टच दे इसको, बल्कि सबसे बेस्ट इसी को ही हम डील करें। अच्छा जी, 11th पॉइंट देखें क्या है। 11th पॉइंट ये बेटा कि किरचॉफ्स करंट लॉ हो गया। अच्छा ये देखें, मैं एक छोटी सी बात करता हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की। मसलन एक बच्चा है जिसको ये बात नहीं पता, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, वो एक मेटेलिक ग्लोब को नेगेटिवली चार्ज करना चाह रहा था, तो उसने उस बैटरी को यूं टच कर दिया, इसके साथ वायर के साथ जोड़ दिए, तो ये मेटेलिक ग्लोब नेगेटिवली चार्ज नहीं होगा, ये मेटेलिक ग्लोब नेगेटिवली चार्ज नहीं होगा। कोई इलेक्ट्रॉन इस बैटरी से निकलकर यहां नहीं आएंगे, उसकी ये कोशिश नाकाम हो जाएगी। तो क्या करे ऐसा कि कामयाब हो? उसको इस टर्मिनल को प्लेनेट अर्थ के साथ जोड़ना पड़ेगा। जो ही वो ऐसा करेगा, फर्ज करें यहां से 5 करोड़ इलेक्ट्रॉन निकल गए और वो यहां इकट्ठे हो गए, और जाहिर है वो क्योंकि एक दूसरे को रिपेल करते हैं तो सरफेस पे ही इकट्ठे होंगे, तो प्लेनेट अर्थ से 5 करोड़ इलेक्ट्रॉन आएंगे पॉजिटिव टर्मिनल में। पता चला कि बैटरी बड़ी कंजूस, जितने इलेक्ट्रॉन उसके नेगेटिव टर्मिनल से निकलते हैं उतने पॉजिटिव टर्मिनल में एंटर होते हैं। या आप ये बात जहन में रखें, आपने इस पूरे चैप्टर में आगे जाकर जब आप किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ पढ़ेंगे खास तौर पे, आपको बड़ा पक्का पता होना चाहिए कि अगर आपने यहां करंट I1 लिया है तो ये कंफर्म बात है कि आप इस तरफ भी करंट I1 ही लेंगे। ये बात आपने जहन में रखनी। और बैटरी से जब करंट यूं फ्लो करे तो बैटरी चार्ज डिलीवर कर रही होती है, और जब बैटरी से करंट यूं फ्लो करवाएं आप, तो आप बैटरी को चार्ज कर रहे होते हैं। आप बैटरी की इंटेंडेड डायरेक्शंस के ऑपोजिट करंट अगर लेंगे तो बैटरी चार्ज हो रही है। बैटरी की होता है कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलता है, तो यहां पर बैटरी डिस्चार्ज हो रही है। डिस्चार्ज का मतलब है कि वो एनर्जी प्रोवाइड कर रही है। इस तरह भी आपका सेल फोन चार्जिंग पर नहीं लगा हुआ तो उसकी बैटरी डिस्चार्ज हो रही है, वो एनर्जी प्रोवाइड कर रही है। लेकिन जब आपने फोन को चार्जिंग पर लगा देते हैं तो यहां पर बैटरी चार्ज होना शुरू हो जाती है, तो इस तरह का करंट फ्लो करता है, यानी उसकी ये थी। लेकिन ये याद रखें कि दोनों टर्मिनल्स पर आपने करंट बराबर रखना है। अगर आपने आगे जाकर आगे इसी चैप्टर का एक सब चैप्टर आएगा किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, उसमें अगर आपने इस तरह की कोई हरकत की तो फिर भूल जाएं कि आपसे वो सवाल ठीक होगा, फिर आप जो भी इक्वेशन लिखेंगे वो गलत होगी। ये बात पक्की याद रखें जनाब। अब हम पढ़ क्या रहे थे, किरचॉफ्स यही करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे थे। इसमें बड़े मजे मजे के न्यूमेरिकल आए हुए हैं, वो भी करते हैं। सबसे पहली बात याद रखें कि करंट टाइम ग्राफ का एरिया क्या होता है जी। करंट टाइम ग्राफ, अगर आपके पास करंट का ऐसे कोई ग्राफ बना हुआ है तो उसका एरिया रिप्रेजेंट करता है जी। करंट टाइम ग्राफ का एरिया चार्ज होता है, टोटल चार्ज पास्ट। ये एक यूजफुल टिप है। आपको कैसे पता चले कब किसी का एरिया, कब किसी की ग्रेडियंट इस तरह से हो, तो आप याद रखें कि A इज इक्वल टू BC है ना, तो जब भी B और C का ग्राफ होगा, जब भी B और C का ग्राफ होगा, एरिया हमेशा A के बराबर होगा। जब भी B और C का ग्राफ होगा, ये देखिए स्क्रीन फिर रुक गई है यहाँ पर, अभी ये आती है आपके सामने डिस्प्ले होती है तो बता, तो मैंने तो लिख दी है लेकिन इस ये नहीं लिखा, ठीक है सर यानी कि जिस तरह यानी वर्क इज इक्वल टू फोर्स
इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो इस तरह से जो एरिया अंडर द फोर्स और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ग्राफ जो होगा वो वर्क डन होता है। जी बिल्कुल। और याद रखें फोर्स टाइम के ग्राफ का एरिया चेंज इन मोमेंटम होता है और फोर्स डिस्टेंस के ग्राफ का एरिया वर्क डन होता है। जो देखिए लिखा हुआ आ गया कि यहां पर एरिया जो है वो ए के बराबर होगा। तो इसी तरीके से अगर ग्राफ इस तरह का हो, इस तरफ टाइम हो और इस तरफ चार्ज हो, तो फिर पूछें क्या होगा। ये इसकी ग्रेडियंट क्या होगी? चार्ज टाइम ग्राफ की ग्रेडियंट बेटा क्या होती है? चार्ज टाइम ग्राफ की ग्रेडियंट क्या होती है? स्क्रीन फिर स्टक अप हुई है। जी सर जी करंट। बता सकते हैं आपके? करंट होगा। ये यूजफुल पॉइंट्स है बेटा, ग्रेडियंट करंट हो, ठीक है कि नहीं। आगे चलते हैं, 13th पॉइंट पर आ जाते हैं। आगे बेटा इसमें बड़े मजे मजे के न्यूमेरिकल है, ठीक है कि नहीं। आप हैरान होंगे कि इस छोटे से टॉपिक पे, कौन सा टॉपिक? ये वाला जो जिसका सिर्फ मैंने आज क्या पढ़ाया, आप यकीन करें मैं सिर्फ इस पे रहा हूं। ये जो इक्वेशन में राइट साइड पे लिख रहा हूं, करंट इज इक्वल टू चार्ज ओवर टाइम, इस पे इतने मजे मजे के क्वेश्चन आए हुए हैं, जो बड़े टॉप के क्वेश्चन आए हुए, वो डिस्कस कर रहा हूं आपसे। सर इसे ऊपर ठीक है ना करें, जनाब? जी ऊपर करेंगे सर ने वो जो है पेज जी ऊपर करें। क्यू अच्छा ये सर नहीं इसका अच्छा इसका ग्रेडियंट आपने बोला करंट, करंट इसका एरिया अंडर द ग्राफ जो होगा वो क्या होगा? क्यू इंटू टी। चार्ज टाइम का एरिया अंडर द ग्राफ कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं रिप्रेजेंट करता, एटलीस्ट दैट वी नो, वी डू नॉट नो। हमने चार्ज और टाइम के प्रोडक्ट का कोई नाम नहीं रखा हुआ, ठीक है? यस सर। ठीक है। अब आगे चलते हैं और आगे हमारा जो अगला पॉइंट है वो देखते हैं। नंबर 13, पॉइंट नंबर 13 जी। सर करंट का फिर फॉर्मूला स्क्रीन चार्ज जी। ओवर टाइम टाइम होता है, आपने ऊपर करंट इज इक्वल्स टू चार्ज मल्टीप्लाई बाय टाइम मुझे लगता है लिखवाया। अल्लाह के बंदे यार, खुदा कसम से किस तरह की बातें करते। ये देखो ऊपर से वो स्क्रीन वैसे ही नहीं चल रही, और ये देखो आज अच्छा लेक्चर चार्ज इज शुरू इक्वल कर टू करंट इनटू टाइम आपने लिखा। अच्छा वो चार्ज का फॉर्मूला है, ठीक है, करंट इज इक्वल टू चार्ज ओवर टाइम। थैंक यू सर। वो मैंने इसी को मॉडिफाई करके लिखा था। हाँ हाँ ये समझ गया। जनाब वो यही चीज है। ये देखें, शुक्र है स्क्रीन चलना शुरू हो गया। हाँ यस समझ गया सर। तो बेटा करंट इलेक्ट्रिसिटी पे सबसे पहले तो बंदे को पहला क्वेश्चन ही ये ठीक करने चाहिए शुरू वाले, कैलकुलेट करंट pass a point in 100 years. Calculate current if 5.2 into 10 per 24 electrons pass a point in 100 years. जी, calculate current if 5.2 into 10 per 24 electrons pass a point in 100 years. जी, I is equal to charge over time. I is equal to charge over time, and charge is equal to number of electrons into charge of one electron. कैपिटल Q जो है वो टोटल चार्ज, यहाँ n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और E क्या है? चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। तो ये बनता कितना है? 5.2 इंटू 10⁻24 इंटू चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, और ये हो गया। और 100 ईयर्स है, इतने ये 100 ईयर्स हो गए। हर ईयर में 365.25 डेज होते हैं। हर ईयर में 365.25 होते हैं। यहाँ 0.25 अभी तक नहीं लिखा गया स्क्रीन पे, स्क्रीन फिर स्टक अप हुई जी।
100 इंटू 365.25 और फिर हर डे में 24 आवर्स होते हैं और हर आवर में 60 मिनट्स होते हैं और हर उसमें 60 सेकेंड्स होते हैं। तो यूं करके ये लिखा जाता है। इस तरह से आपके पास ये करंट कैलकुलेट होगा। ये रुकी हुई स्क्रीन से आप आगे अभी आ गया कि नहीं, ये देखें। हेलो जी सर आ गया। यस सर। चलो ठीक, ये देखें ये करंट आ गया आपके पास इतना जनाब, ठीक है ना। इसको आप सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं जो भी इसकी सूरत हाल है। तो ये एक आपके पास क्वेश्चन आ गया मजे का। आगे चलते हैं 14th पॉइंट, ठीक है कि नहीं। क्वेश्चन ये है क्या इसमें ऊपर कर सकते हो एक क्वेश्चन को मैंने देखना है 100 years आपने कैसे निकाल लिया 360। इसमें देखो एक साल में बेटा 365.25 डेज होते हैं। ओके ठीक है कि नहीं, 365.25 डेज होते हैं, ठीक। और फिर वो 24 आवर्स हैं तो और फिर इनको 60 24 मिनट्स हैं, और ठीक फिर है कि 60 ये मिनट देखें। 60 सेकंड्स है। जी तो इस बिल्कुल, तरह ये से आपने देखें, पूरा किया और ये टोटल ये 1 जनाब वीक में 24 आवर्स हैं और अब जो है ये है 60 मिनट्स है उसके अंदर, ये वाले 60 जो पर्पल में जिनका कलर किया है, ठीक है कि नहीं। और फिर 2.63 into 10 जी raised to minus 4 कितना आ रहा है जी, 2.6 कितना जी, से 2.63 into 10 raised to minus 4 एम्पियर। तुम जन्नती बच्चे हो, शाबाश। जालिम शॉट खेली तुमने, ठीक है भाई, कोई मसला तो नहीं है। हेलो नहीं सर। सर अब अगला आप देखें, इफ करंट, ये पेपर में नहीं यार, ये जो अभी मैं देने लगा ना ये क्वेश्चन, ये मैंने पेपर में देखा था तो मैंने देखा न जाने क्यों बड़े लोग गलत करते हैं न्यूमेरिकल। और ये क्या है, इसमें गलती क्या है वो बता देता हूं आपको। करंट इन अ सर्किट decreases uniformly from 100 milliampere to 20 milliampere in 60 seconds. Calculate the total charge passing. जी, कैलकुलेट द टोटल चार्ज पासिंग। जी जोएब अपना माइक म्यूट करो। क्या हुआ? सर आंसर क्या 4.8 एम्पियर है? जी, आंसर क्या इसका 4.8 एम्पियर होगा? अभी मैं बाकी लोगों से पूछना चाह रहा हूं। आपने भी वही गलती की जो बाकी सारी, मुझे नहीं समझ आती, सारों तो को हो एक सकता ही है बीमारी।
change in current is equals to Sir? change in charge over Sir, time. 3.6 amperes. शाबाश, ये किसने जवाब दिया है? Zuhaira, sir. सुहेरा इज द ग्रेट गर्ल। ठीक है कि नहीं? ये देखो मेरी बात सुनो, अल्लाह के नेक बंदो, मुझे समझ नहीं आती ये कुछ साइकोलॉजिकल चक्कर है। ये क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस जब भी आया पेपर में मैंने देखा और बड़ी मेजॉरिटी लोगों को देखा कि सर 80 माइनस 20 वो करंट, इनिशियल करंट में से पहला करंट माइनस करते थे और फिर जो वो 80 मिली एम्पियर आता था ना उसको टाइम से मल्टीप्लाई करते थे। कोई कुछ साइकोलॉजिकल डिजीज थी उन सारों को। और उसके बाद ना 80 मिली एम्पियर इंटू 60 करके ना वो क्या कहते हैं 4.8 वो निकाल लेते थे कूलम। अल्लाह के बंदो, हमने कभी तुमको ऐसी कोई चीज पढ़ाई, इवन ओ लेवल के टीचर ने तुम लोगों को पढ़ाया कि डिफरेंस ऑफ करंट इनटू टाइम चार्ज होता है? ऐसा तो कुछ नहीं पढ़ाया गया आपको। आपको ये पढ़ाया गया है कि चार्ज जो है, आपको ये पढ़ाया गया है कि जी चार्ज इज इक्वल टू करंट इनटू टाइम। अच्छा, और अगर करंट चेंज हो रहा है तो एवरेज करंट ले लो। अल्लाह के बंदो, चार्ज किसके बराबर है? करंट इनटू टाइम के। और अगर करंट चेंज हो रहा है तो क्या करो तुम लोग? एवरेज करंट ले लो। ठीक है कि नहीं? तो तुम लोग करना क्या था? 100 मिली एम्पियर प्लस 20 मिली एम्पियर ओवर 2 करना था। और आप यकीन करें, मैं सच बोल रहा हूं, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैंने इतने सारे बच्चे सब्ट्रैक्ट करते पिछले 10 सालों से मैं यही देख रहा हूं। उसके बाद मुझे भी मजा आता है, मैं हर साल फिर यही क्वेश्चन पुट करता हूं, एंड फॉर रीजन आई डोंट नो, वो सारे के सारे सब्ट्रैक्ट करते हैं। बड़े करंट में से छोटा करंट माइनस करते हैं, डिफरेंस लेते हैं। यार आपको कभी हमने ये चीज पढ़ाई है? आपके ओ लेवल के टीचर ने ये नहीं आपको कहा होगा कि जी डिफरेंस ऑफ करंट इनटू टाइम चार्ज होता है? ऐसा तो नहीं होता। चार्ज करंट इनटू टाइम है और अगर करंट चेंज हो रहा है तो उसकी एवरेज वैल्यू यूज कर लो। जिस तरह आपको पता है डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी इनटू टाइम होती है, अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो इनिशियल प्लस फाइनल ओवर 2 कर लें, एवरेज लें, उसका इक्वेशन वही रहेगी। डिफरेंस ऑफ वेलोसिटी तो नहीं लेंगे ना कभी। मुझे बताएं कोई मसला तो नहीं है इसमें? हेलो, नो सर। No, sir. मैंने ग्राफ से समझ किया आ था। जी? ये ग्राफ के थ्रू भी यही आंसर आया, मैंने ग्राफ से किया था। इफ यू हैव डन थ्रू ग्राफ दैट्स ग्रेट। ये देखें, अगर आपने ग्राफ के थ्रू किया दैट्स ग्रेट, और वो ठीक है, मैं आई अप्रिशिएट दैट। ये देखें, आपने ऐसा किया कि ये 100 मिली एम्पियर है और यूं आप उसको लेकर आए 20 मिली एम्पियर पे, और उसके बाद आपको पता है ये 60 सेकेंड्स थे। एंड यू नो कि करंट टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है वो चार्ज होता है, तो ग्राफ के थ्रू करना इट वाज अ वंडरफुल थिंग। बिल्कुल सही किया आपने। ये लें, और ट्रेपीजियम रूल लगाएंगे आप इस पे, सम ऑफ पैरेलल साइड्स ओवर 2 इनटू द हाइट, या हाइट जो है वो ये होगी, ठीक, इनटू 60, और चूंकि एवरीथिंग इज इन मिली तो ये मिली में आएगा, मिली कूलम आएगा। बाद में आप इसको 1000 से डिवाइड करके उसमें कन्वर्ट कर लीजिएगा कूलम्स में। आगे चलें जी। जी सर। ठीक है कि नहीं? हाँ, पॉइंट नंबर 15 आगे सर। यहां रोक दें या आगे चलाएं इसको? यहां रोकते हैं क्लास को। ये हमारा लेक्चर 1 हो गया बेटा, ठीक है कि नहीं? और हमारा टॉपिक था I इज इक्वल टू क्यू ओवर टी बेटा, दिस वाज द टॉपिक। यहां पर हम अपना पहला रोक रहे हैं लेक्चर।